जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ज्वाइन आर्मी काफ़ी डेडिकेटेड वे में आर्मी के सारे ट्रेडों की तैयारी करा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्मी में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली मैं बात करूंगा नर्सिंग असिस्टेंट की, तो हमारे चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे मिल रही है काफ़ी सारे PIQ और मॉडल क्वेश्चन, और यही नहीं, आर्मी की सारे ट्रेडों की जानकारी की मेडिकल कैसे होती है, रनिंग कैसे निकाले, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सारे चीज़ों को जानकारी काफ़ी ही ब्रीफ वे में मिलेगी, काफ़ी विस्तृत रूप में मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो बिना बेहिचक हमारे चैनल को आप ज्वाइन करके अपने ब्राइट फ्यूचर को एक अव्वल दर्जे पे ले जाएं। तो देर किस बात की, चलते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज कवर करेंगे 50 क्वेश्चन वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे तो वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और लास्ट तक बने रहें, ताकि आप भी अपने फ्यूचर के प्रति सजग रहकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि सेट का पहला क्वेश्चन है, ये है GK का, और मैं सारे क्वेश्चन को जो कि एग्ज़ाम में जैसे आते हैं उसी पे मैं बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन बायो, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 15 और 10 क्वेश्चन GK का, 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन फिजिक्स, जो कि सारे अरेंज किया हुआ है अच्छे तरह से, और सारे क्वेश्चन जो कि PIQ और मॉडल सेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिहरी बांध परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि GD में भी पूछे गए हैं, नर्सिंग में भी पूछे गए हैं और वेटनरी में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को गांठ बांध लें कि 1-2 साल में ज़रूर आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता होगा कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, और कौन सी क्वेश्चन आया हुआ है वो भी जानेंगे हम लोग कि कौन सी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि जो भाखड़ा नांगल जो बांध है किस राज्य में स्थित है। जो कि भाखड़ा नांगल जो डैम है वो किस स्टेट में स्थित है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, HP। तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया। एक और क्या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, जो कि 2023 में और 2022 में ये दोनों साल पूछे गए हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बना है। कहाँ पे? महानदी पे बना है। तो ये है आंसर। ठीक है, ये दोनों जो कि भाखड़ा नांगल बांध डैम जो स्थित है किस स्टेट में स्थित है, और एक दूसरा क्वेश्चन है हीराकुंड बांध, ये दोनों क्वेश्चन GD में पूछे गए हैं। तो आप ये गांठ बांध ले कि नर्सिंग में भी पूछे जा सकते हैं, और नर्सिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही बने रहे वीडियो को लास्ट तक, और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन PIQ क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप कितने स्कोर कर पाए हैं। यह स्कोर करना बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपकी धीरे धीरे जो नॉलेज है, स्किल है, वो बढ़ रहे हैं नहीं। ठीक है, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगी। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है वो हम लोग जानेंगे। तो किसके लिए है, वो है गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडा के लिए, राइनोसेरस। ठीक है, तो ये इसके लिए
स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन जो आर्मी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है टाइगर के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर के लिए यानी कि बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो जान गए कि गेंडा के लिए है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो है आसाम में। कहाँ पे? आसाम स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड बस यही 3-4 क्वेश्चन है जो कि मैंने कवर किया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन जानेंगे जो कि आर्मी में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो मेलानिन है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो मेलानिन है हमारी बॉडी में, उसके कारण हमारे कलर यानी कि जो बॉडी के कलर होता है वो डिपेंड करता है इस पे, मेलानिन पे। जिस पर्सन के बॉडी में ज़्यादा मेलानिन सीक्रेट होता होगा उसके थोड़ी कलर डीप होंगे यानी कि सांवला होंगे, जिसमें बिल्कुल भी कम है उसके त्वचा जो है वो वाइट होंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका गेम मेलानिन का। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि मानव आँखों का रंग जो होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीनिश होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सारे कलर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये भी मेलानिन पे डिपेंड करता है। किस पे? मेलानिन पे। ओके, फिर इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेलानिन किस कोशिका द्वारा बना होता है? तो जो मेलानिन होता है वो बना होता है मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसाइट्स से मेलानिन बना हुआ है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने सदस्य हैं वो हैं 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं यानी कि नामित कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और जो कि आ चुके हैं वो है राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा का सभापति होते हैं। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? जो राज्यसभा है उसकी सदस्य हैं उसकी संख्या कितनी है, तो ये बताना है। तो उसकी सदस्य 250 है। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए आप सब कि जो मैं क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन जैसे बता दिया, इसके अल्टरनेट क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ उसको क्वेश्चन बस आपको सुनना है और मैं ये लिख दूंगा आपको। ठीक है, आंसर लिख दूंगा उस क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन आपको सुनना है, क्योंकि मैं अगर लिख तो सकता हूँ लेकिन अगर लिखूँगा तो काफ़ी टाइम और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी 1 घंटे से एबव हो जाती है वीडियो, 1 घंटा सवा एक घंटा ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो आपको लिखना है। ओके, तो ये हो गया। तो ये हाँ क्या हो गया 2 क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य
सदस्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन। तो इसमें ये भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट। तो आप बता सकते हो कि जो करंट में, जो करंट है यानी कि अभी फ़िलहाल वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो आप बता सकते हो जो कि अभी है सीपी राधा, ठीक है, राधा कृष्णन, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अरे कौन सी नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये है 15वां। ठीक है, आप याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये है 15वें नंबर का वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये हो गया। और कब बने थे, यानी कि ये जो है फरवरी, यानी कि इसी मंथ 2026 से ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया का। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड इन विच ईयर। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, वो बताना है। तो किस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है। वो हुआ था 1952 में। ठीक है, कब हुआ था, 1952। ये हो गया आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं जीडी में। ठीक है, तो ये हैं सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, ठीक है, तो ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होते हैं 5 ईयर का। ठीक है, कितने साल का होता है, 5 ईयर का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में, यानी कि किस स्टेट में लोकेटेड है। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसका क्या आंसर होगा, उसका हो जाएगा असम। कहाँ पे, असम में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ये हो जाएगा आंसर ए। तो इसके रिलेटेड क्या और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि मानस वन्य जीव अभयारण्य यूनेस्को का क्या है। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि विश्व धरोहर। ठीक है, विश्व धरोहर है। ठीक है, ठीक है, ये विश्व धरोहर स्थल में मानस वन्यजीव अभयारण्य ऐड है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो, यानी उद्यान है, वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके लिए। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि
प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का बैटल था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का फर्स्ट बैटल यानी कि पहला युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी उठ सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने की? यानी जो भारत में मुगल साम्राज्य थे यानी कि मुगल एम्पायर, उसका फाउंडेशन जो किसने डाला था, किसने फाउंड किया था? तो किया था बाबर ने। ठीक है, बाबर ने किया था। यह हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले पहला चीनी यात्री कौन था? तो ये बताना है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और उम्मीद होता है इस पे ऐसे क्वेश्चन को उम्मीद होता है कि वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए? जो था वो हुएनसांग जो थे फर्स्ट चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जो हुएनसांग किस राजा के शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था हुएनसांग। ओके, ये हो जाएगा आंसर। हुएनसांग किस देश का निवासी था? तो था चीन का। ठीक है, यानी कि चाइना का निवासी था हुएनसांग। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब का, और यूपी, बिहार, ये सब का मतलब क्लासिकल डांस है जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो बताना है। तो वह है कुचिपुड़ी। कौन से? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या इसके रिलेटेड कह सकते हैं कि जो भरतनाट्यम है किस राज्य की नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी। ठीक है, जो भरतनाट्यम है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भरतनाट्यम जो डांस है वो रिलेटेड है। फिर कथक नृत्य किस क्षेत्र का उत्पन्न हुआ था? यानी कि कथक जो नृत्य है वो किस स्टेट से ओरिजिनेटेड हुआ था? तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि बाबा का नगरी। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य का ओरिजिनेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिपको आंदोलन, काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन ये भी है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? जो चिपको आंदोलन थी वो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उन्होंने की थी सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि चिपको आंदोलन किसकी रक्षा से संबंधित है? तो वो फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट यानी कि वन की सुरक्षा से ये रिलेटेड है, जो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से हुआ था? जो शुरू हुआ था वो कौन सी स्टेट है? तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड।
उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। स्टेट एंड कैपिटल भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, एक जस्ट नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ आप सबको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ से बायो का। तो क्वेश्चन क्या है कि पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि कहाँ पे अवशोषित होते हैं, तो इसको बताना है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा इलियम में। कहाँ पे? इलियम में इसका अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। ये हो गया आंसर। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि छोटी आंत के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है? तो वो भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, और उसका भी आंसर क्या आ जाएगा? वो भी हो जाएगा इलियम। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि इलियम जो है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पित्त रस जो होता है, जिसको इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं, तो जो बाइल जूस किस अंग द्वारा बनता है? तो मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो बाइल जूस है वो लीवर के द्वारा फॉर्मेशन होता है, और बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये जो बाइल डक्ट है, सपोज दैट ये लीवर है, तो ये बाइल डक्ट है, ठीक है। बाइल डक्ट के थ्रू आता है कहाँ पे? अपना इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन यही आ सकते हैं कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस किस अंग द्वारा बनता है, और छोटी आंत किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? जो साइटोकाइनिन है वो उसका मुख्य कार्य क्या है? ये मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी, आई थिंक 1 महीना पहले पूछा था। जो साइटोकाइनिन है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है सेल का डिवीजन करना, यानी कि कोशिका का विभाजन करना साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है? तो जो ऑक्सिन होते हैं वो ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होते हैं वो पौधे के हार्मोन कोशिका वृद्धि में इसका हेल्प करता है, यानी कि कोशिका के वृद्धि में हार्मोन जो है ये हेल्प करता है, जिसका नाम है ऑक्सिन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फल पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो फल पकने के लिए इथिलीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिम्मेवार होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कलिका जनन से नया जीव कैसे बनता है? जो कलिका जनन है वो उससे नया जीव कैसे बनता है, तो उसको बताना है। तो उसका जो नया जो जीव बनता है वो कैसे बनता है? वो जनक के उभार से बनता है, यानी कि फ्रॉम द आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल। इससे जनक के उभार से यानी कि बनता है, ठीक है, नया जीव। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसका रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका वृद्धि ये तो ये हो गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कलिका जनन किस जीव में सामान्यता यानी कि कॉमनली देखा जाता है? तो जो हाइड्रा जीव होते हैं उसमें कॉमनली देखा जाता है कलिका जनन, ठीक है। जिसका नया जीव कैसे बनता है? वो जनन के उभार से बनता है। समझ रहे होंगे आप। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके अल्टरनेट क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट डाउन करें, नहीं तो फिर आपको वीडियो फिर से आपको दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये PIQ है, तो PIQ क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएंगे आंसर। तो
हाइड्रा से क्या होता है, जो कलिका जनन जीव होता है वो सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो बाइंड्री फिजन होता है जिसको द्विखंडन बोलते हैं, तो वो किस जीव में पाया जाता है? तो पाया जाता है अमीबा में, जो कि आप सबको पता होगा कि अमीबा क्या है। अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पौधे से प्राप्त होता है? यानी जो सारी चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं? तो ये सारे में बताना है आपको कि वो चीज़ क्या है। ओके, तो जो है क्विनैन है, जो क्विनैन है वो पौधों से प्राप्त होते हैं, जड़ से प्राप्त होते हैं, छिलके से प्राप्त होते हैं, इसमें बताना था। तो जो क्विनैन है वो पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं? तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? जो क्विनैन होता है वो सिनकोना, सिनकोना जो पौधे होते हैं वो उससे प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? वो सिनकोना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि मार्फिन किस पौधे से प्राप्त होती है? जो मार्फिन होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉर्फिन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मार्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो वह है ओपियम पोपी। ठीक है, ओपियम पोपी, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, अफीम, अफीम। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। इंसुलिन किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? मैंने काफ़ी बार बताया हूँ, और देखो आप आज पहली शायद फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन वही सेम है कि इंसुलिन किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो है मधुमेह, जिसको हिंदी में या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो एक ग्लैंड है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, यानी कि अग्न्याशय। तो इसी ऑर्गन के द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होगा मधुमेह, यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन कमी होता है तो क्या होता है, उसमें डायबिटीज हो जाएगा, जिसमें शुगर लेवल अप होने लगते हैं। जैसे ग्राफ है तो सीधे धीरे धीरे अप होने लगते हैं ये शुगर लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा असंचारी, यानी कि क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल यानी कि रोग है? ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल रोग है? ठीक है, तो जो कैंसर है, कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, जो इसमें ऐसे आसान वे में ये स्प्रेड आउट नहीं होते हैं। बाकी एड्स, इन्फ्लुएंजा, हैजा, ये सब जो है वो इजली दूसरे पर्सन के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में फैल सकता है। लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नॉर्मली नहीं फैलती है। अगला क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि उक्त यानी कि जो हाई रक्तचाप संक्रामण है या अनसंक्रामण? तो ये क्या है, अनसंक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है, ये कम्युनिकेबल से थ्रू नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टीबी किस माध्यम से फैलती? तो जो टीबी है वो एयर से फैलती है। ठीक है, एयर से फैलती है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या बोलता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसका
बैक्टीरिया की क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये इसका टीबी का बैक्टीरिया का नाम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? मतलब एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट? तो क्या होंगे? वो हो जाएंगे प्रोटीन। ठीक है, क्या है? एंजाइम्स मुख्यतः प्रोटीन हो जाते हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करते चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो जो पेप्सिन भी है वो एंजाइम्स का उदाहरण है, यानी कि जो एंजाइम्स है वो पेप्सिन है, यानी सॉरी, पेप्सिन जो है वो एंजाइम्स है। ठीक है, सारे एंजाइम्स पेप्सिन नहीं हो सकते, लेकिन सारे पेप्सिन एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड कि एंजाइम्स किस प्रकार की अभिक्रियाओं में तेज करता है? जो एंजाइम्स होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन को तेज करता है? तो है बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उसमें एंजाइम्स उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में पसीना बनने की क्या लाभ होता है? जो शरीर में पसीना बनता है उससे क्या लाभ होता है? तो उससे क्या होगा? आप एक मतलब बेसिक क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हो कि जो रेगुलेट होता है वो, यानी कि क्या चीज़ का रेगुलेट होता है? आप बता सकते हो कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है रेगुलेट? बॉडी टेम्परेचर उससे रेगुलेट होता है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि पसीना शरीर को किस प्रक्रिया से ठंडा करता है? तो जो पसीना होता है वो शरीर को कैसे ठंडा करता है? तो वो करता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन फल और सब्जियां में नहीं पाया जाता है? जो विटामिन है ऐसा जो सब्जियां और फल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा विटामिन? वो हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि ये विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलती है, जो कि हम लोग ऐसे एडिशनल वे में नहीं ले सकते हैं, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ या साग सब्जी के द्वारा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ धूप से ही विटामिन डी ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हाँ उसके पहले इसके रिलेटेड वीडियो जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है? तो क्या होगा? वो हो जाएगा सनलाइट। ठीक है, ओके, आंसर हो जाएगा सनलाइट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएंगे रिकेट्स। जो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाला एक सामान्य फंगल रोग कौन सा है?
तो इसमें से एक सामान्य फंगल रोग बताना जो कि मनुष्य में होते हैं। तो है रिंग वर्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में दाद। आपने सुना होगा दाद, खाद, खुजली, ये सब। तो जो दाद होता है उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग वर्म, जो कि मनुष्य में होने वाला एक सामान्य फंगल रोग है। ओके, अगला क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार के जीव होते हैं? तो कैसा होता है? वो फंगस होते हैं। ठीक है, फंगस होते हैं यानी कि फंगल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथलीट फुट किससे होता है? जो एथलीट फुट है वो किससे होता है? तो वो होता है फंगस से। ठीक है, फंगस से होता है एथलीट फुट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन सामान्यतः किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है वो सामान्य रूप से किससे प्राप्त की जाती है? तो वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स। जो नीला हरा फफूंद है वो, तो फफूंद भी क्या है? फफूंद भी एक टाइप्स का फंगल है। ठीक है, ये जो मोल्ड्स है ये भी एक प्रकार का फंगल ही है। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि पेनिसिलिन सामान्यतः किससे प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा नीला हरा फफूंद से यानी कि ब्लू ग्रीन मोल्ड से। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय हुम, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? तो यह है एंटीबायोटिक, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करती है। जो पेनिसिलिन जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक है, यानी कि जो कि बैक्टीरिया को किल कर देगी, मार देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उभयचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमोफीबियस जीव कैसे श्वसन करते हैं? यानी कि जो एमोफीबियस जीव हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? तो वो चीज़ें बताना है। तो क्या है? इसको थोड़ा सा स्क्रीन विजुअल, हाँ। तो क्या है वो आंसर? वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या आंसर हो जाएगा आप बता सकते हो कि जो उभयचर यानी कि एमोफीबियस जो जीव होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? एनीवन प्लीज कमेंट करें कि कैसे श्वसन करते हैं। जो उभयचर जो जीव होते हैं वो लंग्स, त्वचा, गलफड़े यानी कि लंग्स, स्किन और गिल्स, ये तीनों चीज़ों से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि रेस्पायर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि फफड़े, त्वचा और गलफड़े तीनों चीज़ों से उभयचर जीव श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? लेकिन हाँ, इसके पहले इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि मेढक किस वर्ग का जीव है? मेढक जो है वो किस प्रकार का जीव है? तो वो भी एमोफीबिया ग्रुप का जीव है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडा किस पोषक तत्व का अच्छा सोर्स है? तो है प्रोटीन। और सबको पता होगा कि जो अंडा है वो प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, यानी कि मेन सोर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्रोटीन का सर्वोत्तम
स्रोत कौन सा है जो कि सर्वोत्तम प्रोटीन देगा? इनमें से सारे चीज़ों में से वो क्या चीज़ है? ओके, वो बताना है आपको। तो वो हो जाएंगे फिश। क्या हो जाएंगे? फिश जो है वो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, ये सारे में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिश में मिलेंगे आपको। अगर फिश आप खाते हो तो अच्छा चीज़ है, प्रोटीन का एक सोर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि दाल जो होते हैं जो दाल होते हैं वो किस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं? तो वो भी भरपूर होते हैं प्रोटीन से। और जो सोयाबीन है वो भी सोयाबीन से वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, जिसमें 46% प्रोटीन पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अंडा किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो भी प्रोटीन हो जाएंगे। ठीक है, और फिश भी अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एक वर्णक होते हैं, यानी कि कलर बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लोरोफिल एक वर्णक होते हैं या और कलर होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है क्लोरोफिल कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कोशिका का क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, जो कोशिका का क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस अंग में होता है? तो होता है लीफ में, यानी कि जो पत्ती होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? जो लैक्टोज होते हैं वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये बताना है। तो जो लैक्टोज होता है वो मिला होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से लैक्टोज मिलकर बना होता है। तो आंसर हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं कि लैक्टोज का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर यानी कि दूध की शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट, किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि एक ग्लूकोज एक यौगिक है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। ओके, फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो रासायनिक नेम हो गया, रासायनिक सूत्र क्या होगा? वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O 10H2O। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है
बेकिंग सोडा। ओके, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है वो देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र होगा FeSO4, ठीक है, FeSO4 7H2। 7H2 अगर आप नहीं भी लिखते हो तो वो भी चलेगा, आप लिख देना सिर्फ FeSO4, ठीक है, FeSO4 लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 7H2 लिखने की ज़रूरी नहीं है, या फिर लिख भी सकते हो। ओके, ये हो गया। अगर ऑप्शन में है तो आप टिक आउट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ऑप्शन में भी होते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, FeSO4। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ग्रीन विट्रियोल किस यौगिक का दूसरा नाम है। तो यह है फेरस सल्फेट। किस यौगिक का दूसरा नाम है, वो है फेरस सल्फेट, ठीक है, ये हो गया। अभी इसका भी आंसर क्या होता है, ये क्या फॉर्मूला जो है वो किसका है, ये भी फेरस सल्फेट का है, ठीक है, याद रखना आप। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो ग्रीन विट्रियोल है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लू विट्रियोल कौन सा यौगिक है, तो वो है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये ग्रीन विट्रियोल है और ब्लू विट्रियोल, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, मैंने पहले ही बताया था, का उत्पाद क्या होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये, यानी कि नन ऑफ दिज, ठीक है। नन ऑफ दिज क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आपको बहुत पहले बताया था कि जो अम्ल और क्षार जो होते हैं, यानी कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ये जो होते हैं इसका एक फाइनल रिजल्ट क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, जिसको लवण और जल बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि साल्ट और वाटर इसका फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, कि जैसे ही एसिड और बेस कॉम्बिनेशन करता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर, ये हो जाएगा आंसर। तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी कि साल्ट एंड वाटर इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या मारेंगे, नन ऑफ दिज, ठीक है, नन ऑफ दिज फाइनल रिजल्ट। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से कौन कौन से दो उत्पाद बनते हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया कि इससे क्या बनेगा, दो उत्पाद हुए बनेंगे साल्ट एंड वाटर, क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, ये दो उत्पाद बनेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो जो अम्ल होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है, रेड में चेंज कर देगा ब्लू लिटमस को, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन हाँ इसके पहले हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख ही लिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की अच्छी चालक है। ठीक है, इसको खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो चांदी है यानी कि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा
किसका किसका चालक अच्छा होता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि ऊष्मा एंड विद्युत, ये दोनों का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वो चांदी है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आएंगे? तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि तांबा किसका अच्छा चालक है? तो तांबा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है। खैर जो चांदी भी है, तांबा से अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, चांदी के बाद आता है तांबा। जो तांबा जो है वो ये भी अच्छा चालक है विद्युत एंड ऊष्मा दोनों का। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में अगर क्वेश्चन आए तो आप सिल्वर को टिक आउट करना है, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कि कौन सी धातु है? तो धातु कौन सी है जो कि कमरे के टेम्परेचर पे वो द्रव्य में पाई जाती है? तो है मरकरी, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पारा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? जो मीथेन जब जलती है तो क्या बनता है, ये बताना है। तो जब मीथेन जलती है, एक सेकंड, हाँ, क्या है क्वेश्चन कि जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? सॉरी, ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ ना। हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? तो जब मीथेन जलेगा तो उसमें बनेगा CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे ये देखते हैं, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है कि मीथेन जलेगा तो क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और अधिकतर चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि मीथेन के पूर्ण दहन से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो जब पूरा दहन हो जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली जब बर्न हो जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा मीथेन प्लस H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा मीथेन के पूर्ण दहन से, ये हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि मीथेन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन समूह से संबंधित है? तो जो मीथेन है वो किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन समूह से संबंधित है? वो है एल्केन से। ठीक है, एल्केन से, एल्केन हाइड्रोकार्बन समूह से संबंधित है मीथेन। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वो हो जाएगी 12। ठीक है, आपको सबको पता होगा इसका फार्मूला। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान 23 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12। ये हो जाएगा आंसर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ये देखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या दर्शाती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि द्रव्यमान 20 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो जितने भी सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसमें वो पूछा गया है। ठीक है,
तो आप याद रखना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर यदि द्रव्यमान संख्या 20 हो, ठीक है, और परमाणु संख्या 10 हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कैसे? जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या माइनस क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी, परमाणु संख्या माइनस क्या होगा? एक सेकंड मिटा देता हूँ इसको तो बताता हूँ आप। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? जैसे एक क्वेश्चन है क्या कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान 23 है, तो उसका न्यूट्रॉन कितना होगा? तो क्वेश्चन ये आता है, इसका आंसर ये एक फार्मूला है इसका कि द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ठीक है, द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ये हो जाएगा आंसर। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 और परमाणु संख्या है 11, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तांबा, जस्ता एंड निकेल से बना मिश्र धातु कौन सी है? तो स्टेनलेस स्टील नहीं है, पीतल नहीं है, कांसा नहीं है, तो इनमें से कोई ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो है जर्मन सिल्वर, ठीक है। इसको मैं लिख, जर्मन सिल्वर, ठीक है। जो जर्मन सिल्वर है वो तांबा, जस्ता एंड निकल का मिश्र धातु है, ठीक है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? निकेल सिल्वर, ठीक है, निकेल सिल्वर इसको उपनाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? जो पीतल है वो किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो है तांबा और जस्ता। इधर लिखकर इधर मिटाकर मैं लिख देता हूँ। क्या है कि पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिश्र धातु, तो उसका आंसर क्या होगा? तांबा एंड जस्ता, ठीक है, ये दो है। और क्या है? कांसा किन दो धातु का मिश्र धातु है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह तांबा और टीन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सरल हाइड्रोकार्बन सा है? यानी कि निम्न में से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो बताना है। तो निम्न में से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का सामान्य सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 10 से पढ़ते आ रहे हैं, CnH2n+2, ये इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? सॉफ्ट जो ड्रिंक होती है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि CO2 गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो CO2 गैस होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से जानते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से जानते हैं इसको फुल नेम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक,
ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, इसका मिस टाइप हो गया है, तो आप इसको और ना देखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? हाँ, क्वेश्चन देखेंगे कि जो CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जो CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये बताइए। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? वो होगा +6, ठीक है। +6 जो है वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं इसके रिलेटेड? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ऑक्सीकरण को किसकी वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन है उसको वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है ऑक्सीकरण में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपचयन किसकी हानि होती है। तो जो अपचयन में ऑक्सीजन की हानि होती है, यानी कि O2 की लॉस होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारी जल यानी कि हैवी वाटर का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे वो पानी जो है बॉयल होने लगे, तो उसका क्वथनांक, यानी कि भारी जल का पूछ रहा है, ऐसे नॉर्मल वाटर का नहीं पूछ रहा, भारी जल का पूछ रहा है। तो भारी जल का क्वथनांक क्या होता है वो बताना है। तो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 101.4 डिग्री सेल्सियस हैवी जो जल होते हैं, यानी कि हैवी वाटर, उसका ये होता है। हैवी वाटर का फुल फॉर्म क्या, सॉरी, और ये क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है D2O। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि भारी जल का सूत्र होता है D2O, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या और आ सकते हैं कि भारी जल किस प्रकार के रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी कि परमाणु जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं परमाणु रिएक्टर, तो उसी में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड का अपचयन किससे होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें आयरन ऑक्साइड का अपचयन किससे होता है वो बताना है, ओके। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उससे उसका अपचयन होता है, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं? ये तो पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड का अपचयन किससे होता है, तो क्या होगा, किससे होगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा। तो अगर अगला क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि जो लौह का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो है क्या है? हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट जो है वो लौह का मुख्य अयस्क है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो फिर इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर किस रूप में मिलाया जाता है। तो मिलाया जाता है फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर को मिलाया जाता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेव विलयन जो आसवन के दौरान संरचना में परिवर्तन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो आसवन के दौरान संरचना में परिवर्तन नहीं करते तो वो क्या कहलाते हैं, तो उसको बारे में बताना है। तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे, इसको फिक्स कर देता हूँ, हाँ, वो कहलाएंगे
एजियोट्रोपिक मिश्रण, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिश्रण यानी कि मिक्सर, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सर जो होता है वो आसवन के दौरान संरचना में परिवर्तन नहीं करते, ठीक है, वो है एजियोट्रोपिक मिक्सर, याद रखना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि एजियोट्रोपिक मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो एथेनॉल और जल, एथेनॉल प्लस जो जल है वो एजियोट्रोपिक का है, एजियोट्रोपिक मिश्रण है, उसका उदाहरण है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि समांग मिश्रण को और क्या कहा जाता है, यानी कि जो समांग मिश्रण होता है यानी कि जिसको हिंदी में होमोजीनस मिक्सर बोलते हैं, तो उसको अल्टरनेट नेम से क्या जानते हैं, तो बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा यानी कि कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है। जो तांबा होता है यानी कि कॉपर होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, वो परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि तांबा का रासायनिक प्रतीक कॉपर है, यानी कि सॉरी Cu है, ठीक है, और तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तांबा किस प्रकार की धातु है, जो तांबा है वो किस प्रकार की धातु है, तो वो संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है, ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। जो ड्राई सेल होते हैं यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो बताना है। तो उसमें रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल ऊर्जा जो है वो संचित होती है, याद रखना आप। फिर सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है, ये हो गया तांबे किस प्रकार का धातु है, तो संचित तो धातु है, सॉरी संक्रमण धातु है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जो पूछा गया है कि ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा हो गया, तो इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, इसके रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं कि ड्राई सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा कि ड्राई सेल रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो आप सबको पता होगा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया। तो मैथ का हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो आप पूछा गया क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं कि मैथ में 5 क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है, वो आप सब लोग इसे 5 क्वेश्चन का सीरीज में देख सकते हैं, और आप अपना लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा लेवल है आपका। क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज का एक तीक्ष्ण कोण, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल 55 डिग्री का है, ठीक है, 55 डिग्री का है, तो दूसरा तीक्ष्ण कोण कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जो समकोण में है, ठीक है, यानी कि समकोण है, ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं समान होंगी। तो जो समकोण त्रिभुज है वो उसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, तीनों कोण कितने होंगे, 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज, जैसे कि ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या बता रहा है
कि जो एक तीक्ष्ण कोण है वो 55 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो कितने डिग्री का होगा, यानी कि 55 प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का जोड़ आना चाहिए ना 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है, यानी कि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे कि 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा। तो 50 प्लस 70 कितना होगा 120, तो 120 का 20% कितना होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो 120 का 20% होगा, वो होगा 24, ये हो गया आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हार्ड भी आते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं, अपने टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अभी स्पीड क्या है और आपका नॉलेज क्या है मैथ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने कभी कभी सेट में नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैथ का भी क्वेश्चन ले आता हूँ, हालांकि काफ़ी इजी होता है। मैं जब भी एग्ज़ाम होने वाली होगी, डेट आ जाएंगे, तो उस टाइम में 1 महीना काफ़ी अच्छे से मैथ को भी बता दूंगा आपको, जो कि सारे मैथ कवर हो जाएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो आप आई होप क्षेत्रफल है, इसको आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालकर आप सब लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे, इसका काफ़ी सॉल्यूशन बताऊंगा तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, बाकी एक एज ए होमवर्क आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन को आप कर सकते हो, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप कमेंट में करके बताना कि आपको कैसा लगा मैथ का क्वेश्चन, और आई होप आप सबको पता होगा इसका आंसर तो बता दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालकर आपको बनाना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताना है आपको, और इसको कैसे सॉल्यूशन आपने निकाला वो। फिर क्वेश्चन ये तो होमवर्क हो गया, इसको कमेंट में प्लीज़ मेंशन करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कैसे देख रहे हो वीडियो को, इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। तो अब हम लोग सब जानते हैं कि जो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया, और साइन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है, पता है सबको, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है, ये तो सबको पता हो। तो टेन थीटा बराबर जैसे कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, तो इक्वल टू 1 भी होता है इसका आंसर, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर भी तो 1 होना चाहिए, ठीक, ये तो आप यहाँ तक समझ गए। तो हमें सबको पता है कि टेन थीटा का कितने वैल्यू का मान 1 होता है, तो टेन थीटा का 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर।
तो काफ़ी इजी है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ लगता है सबको, लेकिन ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी इजी आ जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन भी आप होमवर्क में मान लो, क्योंकि वर्गमूल ये सब यानी कि स्क्वायर रूट ये सब जो ये 1 क्लास में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 1 क्लास में यानी कि आप देख कर बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बस आप ऑप्शन देख कर बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम पास करेगा। बाकी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 608, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर वर्गमूल है स्क्वायर रूट। मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन उम्मीद था 608 ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप इसका फाइनल कर लेना, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल काफ़ी टाइम लेगा। सेकेंड अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ से फिजिक्स क्वेश्चन लास्ट हम लोग 5 क्वेश्चन फिजिक्स से करेंगे, ठीक है। ये है तो क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है वो बताना है। तो है अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ध्वनि तरंग, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ध्वनि तरंग के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है, तो आप जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हो। लंबी हो रहे हैं वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र बताना है आपको कि घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आयतन डिवाइडेड बाई द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन, यानी कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि घनत्व का फार्मूला है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। पहले भी बताया था मैंने, आप थोड़ी याद करो। जो क्वेश्चन जो वीडियो बार बार देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ओके, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है यानी कि वो विराम अवस्था में है, ठीक है, यानी कि एट रेस्ट पे है, तब तो उसकी शून्य यानी कि गतिज ऊर्जा शून्य है। अगर गति कर देगी तो उसका भी एक ऊर्जा होता है, ठीक। तो इसलिए विराम अवस्था में आंसर ये हो गया, भी हो गया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा बराबर कितने होता है, ये बताना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मनी जूल, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल इक्वल टू 1 किलो वाट, ठीक है, 1 किलो वाट, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद हम लोग विराम लेंगे। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस किससे संबंधित है तो वो बताना है। यानी कि अनुनाद जो रेजोनेंस होते हैं वो किससे संबंधित है तो वो है साउंड से, ठीक है। साउंड से यानी कि ध्वनि से संबंधित है। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये PIQ का सेट काफ़ी ही मेहनत से और काफ़ी ही कष्ट नहीं, लेकिन आपके लिए एक डेडिकेशन है, जो कि मैं काफ़ी ढूंढ कर क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा आया हो, ठीक है। तो हो गया 50 क्वेश्चन का कॉम्बो। तो आप इसमें बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने पहले से आपको ऑलरेडी पता था कि इसके आंसर ये होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और बाकी आपको किस टाइप्स का वीडियो और चाहिए, किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, ये बता दें अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो फिर से बनाऊं और आपको एक पाथ दूं, जिससे आपको 2026 में आप नर्सिंग का असिस्टेंट या फिर जो भी भाई जिस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसका एक उपलब्धि हासिल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।